कहते ना मुंह दिखाई, मुंह दिखाई का तो कोई रस्म ही नहीं था। वहाँ जूता मारने का रस्म हुआ था मेरे साथ। मुझे यहाँ तक कि कपड़ा बदलने तक का नहीं दिया गया। मेरा जो सामान गया था, 8 से 9 ट्रॉलियां थी, मेरी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां थी। उस मतलब शादी कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि हम ही खर्च करेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है हमने क्या, हम तुम्हारी क्या है, अपने माँ बाप से मांगो। 'छत्तीसगढ़ के कभी सीएम है, ये सब बहुत तरह का मतलब बातें बता करके डराना धमकाना, यहाँ तक कि बहुत तरह से धमकाया जाता था मुझे। ननद नंदोसी दोनों ही धमकाते थे, साथ में देवर भी रहता था। लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है मेरी शादी में। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं भिखारियों की तरह इधर उधर घूम रही हूँ, क्योंकि सब उन लोगों ने रखा हुआ है, उनके पास है सब। मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, किसी तरह से मुझे घर में रखवाया जाए, क्योंकि मेरे पास रहने का कोई आश्रय नहीं, क्योंकि मैं कमाती हूँ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इस वजह से मेरा खर्च मंथली कोई सोर्स ही नहीं है, कहीं से धन आए कोई सोर्स नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ एक बिहार की बेटी है जो न्याय की गुहार लेकर बिहार के तमाम आला अधिकारियों से लेकर राजनेताओं के दरवाजे खटखटा चुकी है। इसका मामला इतना ज़्यादा संवेदनशील है जिसको जानने और सुनने के बाद आपके आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। इसके माता पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से इसका विवाह 2020 में एक बैंक अधिकारी के साथ किया, जिसके परिवार में लड़के के जीजा और बहन दोनों बिहार के चर्चित चिकित्सक हैं। लड़के के पिता भी आरबीआई में बड़ी अधिकारी रह चुके हैं। शेखपुरा में लड़का जो है वो कार्यरत है। लड़की की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है, काफी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है, और उसके बाद इसके साथ इस तरह का उत्पीड़न का मामला हुआ है जिसको हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो से हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, पर हम जरूर ये बात आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से समाज में लोग निरंकुश हो गए हैं और पति पत्नी का रिश्ता किस कदर से अब सामाजिकता से दूर हो चुका है। हमारे साथ जो लड़की है ये अपनी कहानी खुद बताएगी। आपका नाम क्या है? मोनिका सैलेश। जोर से। मोनिका सैलेश। पति का नाम ज्ञानवर्धन और ससुर का नाम अनिल कुमार, सास का नाम नीलम कुमारी, ननद श्वेतनिशा और देवर हंसवर्धन, नंदोसी कुमार कौशिक, और वहाँ पे एक उन लोगों की भांजी है वैष्णवी कुमारी, वो वहीं रहती है संदलपुर में। आपके माता पिता दिल्ली रहते थे तो आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई होगी, फिर आपकी शादी 2020 में हुई, तो शादी से पहले आपने अपने पति से कभी मुलाकात हुई? शादी के पहले बातचीत हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। पूरी तरह से माता पिता के सहमति से शादी हुई। दहेज भी दिया होगा पिता ने? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो लड़के का देखिए, बिहार में दहेज उत्पीड़न कानून जो है, लड़की वाले दहेज की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लड़के वाले ने लड़की को घर से निकाल दिया है। अब यह दर दर की ठोकर खा रही है और पूरा जो मामला है देखिए ये कोर्ट में है, ये पूरा मामला कोर्ट में है। और सबसे बड़ी बात, जो बात हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे कि इस लड़की को मकान के दूसरे तल्ले से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया, तीसरे तल्ले से, और इसका दोनों पैर डैमेज है। कोविड काल में इसका पति जो है, जो बैंक में अधिकारी है, पढ़ा लिखा है, काफी मजबूत है, बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध है, पुलिस पदाधिकारियों से संबंध है, उसने इसे शेखपुरा में एक रूम में बंद कर दिया और खुद फरार हो गया। यह लड़की जो है अपने घर में जाना चाहती है, जहां इसका ससुराल है, पटना के संदलपुर में ससुर का मकान है, लेकिन अब घर वाले इसे घर में जाने नहीं देना चाहते हैं। घर में जो इसके जितने भी सामान है, कपड़े हैं, गहने हैं, किताबें हैं, चूंकि ये पढ़ाई भी कर रही है और तैयारी भी कर रही है, वहां जाने देना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले जो आपके पति हैं, उनके साथ आप कितने दिन तक रही? मैं उनके साथ 1 साल उनके साथ रही। 1 साल तक रही? बिल्कुल। तो कैसा आप लोगों के बीच में कैसा संबंध था? संबंध उतना अच्छा नहीं था,
लेकिन मैं एडजस्टमेंट करती थी। हाँ, कभी उन्होंने मुझ पर 1 रुपया खर्च करने की कोशिश नहीं की। बोलते थे कि अपने माता-पिता से माँगो ना, मतलब शादी कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि हम ही खर्च करेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है हमने क्या? हम तुम्हारे क्या हैं? अपने माँ-बाप से माँगो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो 1 साल तक आप घर में रही तो आपके साथ मारपीट, उत्पीड़न, कौन-कौन लोग थे जो आपके साथ उत्पीड़न करते थे? सबसे पहले मेरी ननद श्वेतनिशा, वो डॉक्टर है, वो बोलती है मैं डॉक्टर हूँ। सभी लोग तो मेरे जेब में रहते हैं। मैं किसी से भी तुम्हारा कुछ भी तुम कहाँ जाओगी केस करने के लिए? सब जगह मेरी पहुँच है। मैं मेरे हस्बैंड मेरे नेता में मेरे चाचा हैं, मेरे हस्बैंड के क्या-क्या बताती थी, अधिकारी हैं तो क्या है, कौन से नेता हैं, छत्तीसगढ़ के कभी सीएम है। ये सब बहुत तरह का मतलब बातें बता कर के डराना, धमकाना, यहाँ तक कि बहुत तरह से धमकाया जाता था मुझे। ननद नंदोसी दोनों ही धमकाते थे, साथ में देवर भी रहता था। देवर भी धमकाता था और पति तो है ही, सास ससुर साथ में, और वो लड़की तक धमकाती थी मुझे और मैं अकेली पड़ जाती थी। तो जो आपकी शादी हुई तो माता-पिता जो आपके थे, उन्होंने दहेज दिया होगा क्योंकि इतना बड़ा परिवार था, लड़का बैंक में अधिकारी था, आपका स्वजातीय था, प्रेम विवाह भी नहीं था, तो शादी-ब्याह में तो पूरा खर्च हुआ होगा माँ-बाप का? बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। मेरी शादी में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है मेरी शादी में। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं भिखारिनों की तरह इधर-उधर घूम रही हूँ, क्योंकि सब उन लोगों ने रखा हुआ है, उनके पास है सब। और उल्टा मुझसे दहेज की माँग करती थी वो, और लाओ, बेटा में ज़मीन है, मेरी ननद बोलती थी श्वेतनिशा की बेटा में ज़मीन है तो वो लाओ, हमारे नाम लिखो। मेरी सास बोलती थी तुम्हारा भाई नहीं लिख सकता है, तुम्हारा बाप नहीं लिख सकता है, हमने अपनी बेटी को लिखा है ज़मीन, तुम अपने माँ-बाप से बोलो, लिखवाओ ज़मीन, मेरी बेटी क्लिनिक खोलेगी। अब मेरी ननद और नंदोसी दोनों बोलते थे कि क्लिनिक खुलवाओ, खोलेंगे हम लोग, ज़मीन लिखवाओ, हमारे नाम करवाओ। दिल्ली में घर ना तुम्हारा, वहाँ से बेचवाओ और यहाँ लाके हमें पैसा दो, तभी तो ज़मीन हम लोग कहाँ से करेंगे, बिजनेस करेंगे हम, क्लिनिक खोलना है, हम लोग डॉक्टर अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं, आज की दम सशक्त नारी हैं, आपको नहीं लगता है कि इस ज़माने में इस तरह की बेतुकी बातें, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, एक तरफ हम लोग प्रेम विवाह का विरोध करते हैं, जो आपसी सहमति का विवाह होता है, माता-पिता की सहमति से, लड़की भी अपना भविष्य मान लेती है कि जिस लड़के के साथ मेरा पल्लू थमा दिया माता-पिता ने, आपको नहीं लगता है कि शादी से पहले लड़के-लड़की में आपस में बातचीत होनी चाहिए थी, बैठ के ये जानना ज़रूरी था कि लड़का और लड़की का मनोभाव मिल रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो मेरी ननद थी ना, वो हमेशा वही मुझसे बात करती थी, क्योंकि बोलती थी मेरी मम्मी बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको पेसमेकर लगा हुआ है, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकती हैं। और पिताजी मेरे बात कर ही नहीं सकते हैं, तो क्योंकि तुम लड़की हो और बहू होने वाली हो, तो मुझे ही बात करना है अल्टीमेटली। और बात करना है तो मेरा भाई बहुत शाई है, बहुत शर्मीला है, आज तक उसका कोई अफेयर तक नहीं रहा है। ऐसा वो बोलती थी, बोलती थी कभी तुमसे बात भी नहीं करेगा, शादी के बाद जो होगा वही करेगा वो, इसके अलावा उससे पहले कोई बातचीत नहीं करेगा वो। आमतौर पर जो हिंदू धर्म में जिस तरह का हम लोगों के यहाँ विवाह होता है, माना जाता है 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन ये बंधन 7 महीने में टूट गया, इसका दर्द हुआ होगा, तो फिर आपको किस तरह से छत से धक्का दे दिया? छत से धक्का दे गया, मैंने साफ सीधा कहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने रिक्वेस्ट की मेरी गलती क्या है, मुझे बताया जाए। सभी परिवारों से मैं सब खास तौर से अपने पति से बोल रही थी, जब वो आए मैंने कहा कि आप बताइए मेरी गलती क्या है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी, आप बताइएगा ना क्या प्रॉब्लम है। नहीं बताया, मैं यहाँ तक कि उनके पैर पे मैं गिर के बोली कि क्या प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, तो बोलते तुमको 1 साल का मौका दिए हैं। मैंने कहा कौन सा मौका दिया मुझे, कहाँ कब मौका दिया, 1 साल कितना बड़ा मौका होता है, मैंने किया क्या है, ना ही कुछ बताया ना ही कुछ किया। जब मैं उनके पैर में मैंने कहा मैं जाने आपको नहीं दूंगी, तो एक फ्रेंड के साथ वो आए थे, जितेंद्र कुमार नाम का उनका दोस्त शेखपुरा में रहता है, वो उसको लेकर के आए थे और रूम पे आए और डायरेक्ट उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, तुम्हें जो करना तुम करो, तुम्हारे पास कितनी पावर है हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास ही बहुत पावर है, हम तुमको दिखा देंगे। और बोलता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, तुम पैसा कहाँ, कौन सा पैसा दिया तुम्हारे माँ बाप ने, तुम हम पे क्या कर सकते हो। शादी हुई होगी तो चूंकि आप वो भी बैंक में अधिकारी थे, आप भी दिल्ली में रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, एंगेजमेंट हुआ होगा आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, 2019 में 14 फरवरी 2019 को मेरी एंगेजमेंट हुई थी। हाँ हाँ, और एंगेजमेंट जब हुई थी तो हम लोगों ने तो जंगल सफारी है होटल, उसमें करवाया गया था, और होटल भी उनके पसंद का ही था। हमने सोचा कि हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, करेंगे कैसा भी हो, थोड़ा कम रेंज में, थोड़ा सा अपने आप को। तो ननद ने कहा मेरे भाई से कि नहीं नहीं वहाँ मत करो, वहाँ जंगल सफारी बहुत अच्छा होटल है, हम डॉक्टर हैं ना, तो वहाँ पे हमको 20% ऑफ मिलेगा।
तो इस ऐसा कह करके हमने सोचा कि ठीक है ऑफ मिलेगा तो क्यों नहीं, हम करेंगे वहीं जाकर। तो गए तो हमें वहाँ कोई ऑफर नहीं मिला, सारा पैसा हमारा लगा। एंगेजमेंट करवाया गया, मुझे पुरानी अंगूठी और पुराने कपड़े दिए गए, हाँ, जो कि मेरे ससुराल में ही रखा हुआ है और जो मेरी सास ने मुझसे ले लिया, बोला कि अंगूठी लाओ। चलिए मूल मुद्दे पे आते हैं, शादी कब हुई आप? 16 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई। हाँ, फिर आप अपने ससुराल गई? हाँ ससुराल 17 फरवरी को मैं अपने ससुराल में गई सुबह 5 से उसके 6 बाद बजे क्या की। जैसे ही मैं गई घर गई, गाड़ी से उतरी, कुछ रस्म उसम होता है, उसके बाद मेरी सास और ननद दोनों अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। ऐसे करने लगी, क्या लेके आई है, अपनी भाषा में बोलने लगी, क्या लेके आई है, क्या है मेरे बेटे को क्या है, मैंने क्या कर दिया अपने बेटे के साथ, कैसी बहू, कुरूप बहू, जबकि मुझे 3 बार देखा था, काली है, नाक ऐसा है, मुंह ऐसा है, दांत ऐसा है, कई मतलब बहुत तरह की बातें बोलने लगी, बेढंगी बातें, गाली गलौज यहाँ तक की कर दिया उन लोगों ने। कहते ना मुंह दिखाई का तो कोई रस्म ही नहीं था, वहाँ जूता मारने का रस्म हुआ था मेरे साथ। पति का क्या व्यवहार रहा आपके साथ? पति का व्यवहार बिल्कुल सेम उन लोगों की तरह ही था। पति ने क्या किया, सारा पहले तो ननद आई मेरे पास, सारा ज्वेलरी कहा कि उतार दो, ज्वेलरी लाओ, जबरदस्ती किसी तरह से ज्वेलरी उतरवा लिया, फर्स्ट डे की बात है। और उसके बाद पति क्या किया, सारा ज्वेलरी का ढक्कन जो बोलते हैं ना, डब्बा ला के मेरे को थमा दिया कि लो तुम्हारा यही है ना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ तक कि कपड़ा बदलने तक का नहीं दिया गया। मेरा जो सामान गया था, 8 से 9 ट्रॉलियाँ थी, मेरी बड़ी बड़ी ट्रॉलियाँ थी, उस ट्रॉलियाँ में से 4-5 ट्रॉलियाँ तो गायब ही हैं। मैंने अपने भाई से कहा कि ट्रॉलियाँ कहाँ है मेरी, मैं कपड़े बदलने के लिए बैठी हुई हूँ। तो मेरा भाई जब आया, छोटा भाई मेरा मामा का लड़का जब आया, तो वो बोला मोनी दी कपड़ा ट्रॉली तो था ही बैग में, हम दिए हैं, कार में आए, कोई कार था उसमें हमने रखा है ट्रॉली। तो जब वो घर आया तो मेरी ननद हर जगह बोलती हम चोर हैं, देखो इस कमरे में देखो, उस कमरे में देखो, उस कमरे में देखो, सब जगह मेरे भाई को बहुत बुरी तरह से डांटा उन लोगों ने और कमरा दिखाया, बोलती है चोर है, लेकिन सामान मेरा कहीं नहीं। पटना में कहाँ रहते हैं आपके ससुराल? संदलपुर में रहते हैं, कुम्हरार के पास। हाँ, उनका अपना मकान है? अपना मकान है। तो आपके सास ससुर रहते होंगे, पति रहते होंगे, देवर रहते होंगे? सब रहते हैं वहाँ। सब में कौन है? सब में सास ससुर रहते हैं, ननद नंदोसी रहती हैं, वो भांजी वैष्णवी रहती है, और उसके बाद दोनों देवर रहते हैं, सारा परिवार वहाँ रहता आप नहीं रहती? है। मैं नहीं रहती हूँ। क्यों नहीं रहती? मैं जाती हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। मैं हमेशा जाने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो जब मैं जाती हूँ तो मेरी ननद निकलती है, बोलती तुम यहाँ से जाओ, ये घर मेरा है, मेरे पापा ने ये घर पूरा मेरे नाम कर दिया है, लेकिन वो घर मेरे सास के नाम पे है, उनके नाम पे नहीं है। लेकिन वो पुलिस को फ़ोन कर देती हैं, एसएसपी को फ़ोन कर देती हैं, कहाँ फ़ोन करके मेरे को वहाँ से हटा देती हैं। वो अपना वर्चस्व दिखाती है, बोलती है तुमको क्या लगता है हम तुमको ना मतलब सड़क पर चलते हुए कुचलवा देंगे, तुम क्या समझ रही हो मुझे। पति ने आपके खिलाफ तलाक लेने का मामला दर्ज किया। हाँ। और आपने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। आप तलाक चाहती हैं? नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्यों चाहूंगी, मेरे माँ बाप ने शादी की है, मेरी इज्जत नीलाम हुई है उस घर में, उस लड़के ने की है, तो मैं वैसी थोड़ी हूँ कि आज इसके साथ कल उसके साथ चली जाऊंगी। नहीं, मरूंगी तो उसी घर में मरूंगी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे उसी के साथ रहना है। इस बीच में मामला चूंकि न्यायालय में चल रहा है, इसलिए उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है। आप क्या चाहती हैं? मैं तो साथ में रहना चाहती हूँ, किसी तरह से मुझे घर में रखवाया जाए, क्योंकि मेरे पास रहने का कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि मैं कमाती हूँ नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस वजह से मेरा खर्च मंथली कोई सोर्स ही नहीं है, कहीं से धन आए कोई सोर्स नहीं है। तो देखिए दर्द क्या होता है कि दहेज उत्पीड़न के मामले ज़्यादातर होते हैं, उसमें लगता होगा कि लड़की पक्ष जो होता है वो जानबूझकर बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलता है। लड़का आईडीबीआई बैंक में बड़ी पदाधिकारी है, पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। हमने उन लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई उनके तरफ से बोलने को तैयार नहीं है। लड़की बता रही है कि जो मेन विलेन है वो लड़के की बहन है, जो डॉक्टर है, सरकारी चिकित्सक है, आरा में और बिहटा में भी क्लिनिक है। हमने उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की, पर उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हमारी कोशिश होगी कि अगले वीडियो में हम उस पक्ष को भी लेकर आए, लेकिन इस लड़की का जो बड़े सपने और अरमान के साथ, जिसकी शादी में इसके पिता ने दिल्ली का अपना आजीवन कमाया हुआ पैसे का मकान बेच दिया,
जिस पिता ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, जिस माँ ने इस बेटी को लेकर बड़े सपने देखे, शादी के 1 साल के बाद ही मार पीट कर इस लड़की को ससुराल से निकाल दिया गया। लेकिन ये लोग थाने में नहीं गए। अगर मामला कुछ गड़बड़ होता, ये इन लोगों ने पुरजोर कोशिश की कि मामला समाज में बैठकर, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों जो है नवादा का रहने वाला है और काफी प्रतिष्ठित परिवार है, इसलिए दोनों परिवार को बैठाने के लिए समाज के भी कई लोग सामने आए। पर जो लड़का पक्ष है वो किसी भी कीमत पर लड़की को रखने को तैयार नहीं है और लड़की साफ कह रही है कि इसको जान का खतरा भी है अपने नंदोसी और ननद से, जो काफी पावरफुल लोग हैं, दोनों चिकित्सक हैं और कई राजनेताओं, पुलिस पदाधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का उनके घर आना जाना है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तब क्या कीजिए? मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, साफ बोल रही हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगी। दोषी कौन होगा? दोषी कौन होगा? दोषी जिसने मुझे न्याय नहीं दिया, दोषी वो होगा। देखिए, दर्द है और इससे ज्यादा हम अब क्या बोले। पक्ष हमने पूरे तथ्यों को देखा, हमारे पास पूरी वो फाइल है जो कोर्ट में लंबित है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, जो आरोप दोनों तरफ से लगाए गए हैं। हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिहार के वो तमाम संगठन जो महिलाओं के उत्पीड़न पर काम करते हैं, वो तमाम समाज सेवी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का दंभ भरते हैं, जो समाज में रहकर बेटियों के उत्थान की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस बेटी के सहायता के लिए जरूर आगे आएं और इस बेटी को न्याय दिलवाएं। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इनके ससुराल पक्ष के लोगों का वो सच कि क्यों इसके जाने के बाद घर का ताला नहीं खुलता, क्यों पति, ससुर और परिवार के अन्य लोग फोन पर भी इससे बात करने को तैयार नहीं है। क्या एक गरीब बाप को अपने आजीवन कमाई का पैसा दहेज में देकर एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में बेटी का विवाह करने का दर्द इस तरह झेलना पड़ेगा? क्या यह बेटी दर दर की ठोकरें खाएंगी? क्या इसे अंत में आत्महत्या जैसे विकल्पों पर विचार करना होगा? इसके लिए कौन दोषी होगा? आप, हम, समाज या वो लोग जो सिर्फ बैठकर बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर बेटियों के सहायता के लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं?